आज है 9 जुलाई 2024। तो आज लेक्चर 9 है। तो चलिए, आप तमाम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले फ्यूचर सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जो भी नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फिर कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने बात किया था सिकंदर के बाद के विदेशी लेखक के बारे में। तो उसमें हमने मेगास्थनीज के बारे में देखा था और फिर बताया था कि सिकंदर के बाद जो विदेशी लेखक आए थे उसमें डायमेकस और डायनोसियस भी आए थे। तो आज हम लोग डायमेकस के बारे में पढ़ते हैं। तो डायमेकस के बारे में, यह सीरिया के अंतियोकस का दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। इससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायमेकस के बारे में कि ये कहाँ से आया था। तो सीरिया से आया था। सीरिया के अंतियोकस का दूत बनकर, अर्थात अंतियोकस उस समय का वहाँ का शासक था सीरिया का, वहाँ का दूत बनकर अर्थात राजदूत बनकर वह बिंदुसार के दरबार में आया था। और एक है डायनीसियस। ये दोनों अलग अलग नाम है, एक डायमेकस है, एक है डायोनीसियस। ये डायनोसियस जो है ये मिस्र शासक का है। देखिए, इसका आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। देखिए, इसमें हर्षिकर है, डायनीसियस तो हर्षिकर लग जाएगा मिस्र से, और भाई डायमेकस ये सीरिया से आ जाएगा। ओके, हर्षिकर है तो हर्षिकर वाला हो जाएगा अर्थात मिस्र। डायनोसियस कहाँ का था? तो मिस्र का था। मिस्र शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय का ये दूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था। ये दोनों किसके दरबार में आए थे? तो ये दोनों बिंदुसार के दरबार में ही आए थे। कौन कौन? तो डायमेकस और डायनोसियस, ये दोनों बिंदुसार के दरबार में आए थे। और वहीं मेगास्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब यूनानी भाषा में कुछ बुक को हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि ये ज्योग्राफी बुक के लेखक कौन है? तो टॉलमी। इसे इंग्लिश में पीट टॉलमी लिखा जाता है। जैसे कि सुनामी को आप लोग इंग्लिश में TSUNAMI लिखते होंगे, जिसमें टी यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। तो उसी तरह टॉलमी का नाम पीट टॉलमी लिखा जाता है, ये इसके लेखक है। और वहीं पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जानकारी अभी तक नहीं मिला है, तो इसके लेखक अज्ञात है। और ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी है, इसमें जो है भारत के समस्त पूर्व हो गया, या फिर पश्चिम हो गया, या फिर उत्तर पश्चिम हो गया, या फिर दक्षिण, इन सब बंदरगाहों का वर्णन मिलता है। किसमें? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। देख लीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट के बारे में भी जानकारी हमको मिलता है, वेस्ट के बारे में भी मिलता है, नॉर्थ वेस्ट के बारे में भी जानकारी मिलता है, और साउथ के बारे में भी जानकारी मिलता है। ओके, और इसमें भारत और रोम के मध्य व्यापार का वृहद जानकारी मिलता है। किसमें? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में। और इरिथ्रियन सी का मतलब होता है लाल सागर। अब नेक्स्ट बुक है नेचुरल हिस्टोरिका। इसके लेखक कौन है? प्लिनी है। इसकी रचना 100वीं ईस्वी में की गई थी। कब? 100 ईस्वी में, पक्का पक्की। और नेचुरल हिस्टोरिका जो है ये आर्थिक संपन्नता भारत की उस समय की बारे में जानकारी वर्णन करता है। इसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, खनिज का वर्णन इसमें मिलता है। नेचुरल, देख लीजिए नाम से ही है नेचुरल मतलब प्राकृतिक से संबंधित होगा, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति हो गए, खनिज हो गए, इन सब का वर्णन इसमें मिलता है। आर्थिक संपदा भारत की तो हो ही गई। भारत और इटली के बीच व्यापार का वर्णन करता है। नेचुरल हिस्ट्री ऐसे भी आप लोगों से पूछ सकता है कि नेचुरल हिस्टोरिका जो पुस्तक है इसमें किन दो देशों के बीच व्यापार का वर्णन है? तो भारत और इटली के बीच व्यापार का वर्णन है। और ये लैटिन भाषा में लिखी हुई बुक है। कौन? तो नेचुरल हिस्टोरिका। अब चीनी स्रोत के बारे में हम लोग आ जाते हैं। तो चीनी स्रोत में आप लोगों ने इन तीनों का नाम सुना होगा। फाइयान हो गया, वेनसांग हो गया। वेनसांग का दूसरा नाम युवांग चुआंग भी है। ये दोनों एक ही आदमी के नाम है। जैसे कि आप लोगों का घर का नाम, पेट नाम अलग होता होगा और स्कूल का नाम अलग अलग, उसी तरह वेनसांग का भी एक अन्य नाम था युवांग चुआंग। उसे शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए वेनसांग कहा जाता है। तो चीनी स्रोत में एक फाइयान हो गए, वेनसांग हो गए और इत्सिंग हो गए। वहीं आप फाइयान के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। फाइयान ये चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम विक्रमादित्य है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। कौन? तो फाइयान। ये चीनी यात्री हो गए और ये उस समय के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि फाइयान जो है सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, बस इन तीनों के ही। इसमें राजनीतिक का वर्णन नहीं है, तो राजनीतिक का वर्णन नहीं करते हैं। क्या क्या करते हैं? सामाजिक करते हैं, आर्थिक करते हैं और धार्मिक स्थिति का वर्णन करते हैं। नोट में देख लीजिए, आप लोगों को लिखा दिया गया है। फाइयान किसी भी राजनीतिक स्थिति की जानकारी नहीं देता है, यहाँ तक कि उस शासक का भी उल्लेख नहीं करता जिसके शासनकाल में आया था। सोच लीजिए, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था फाइयान, लेकिन ये उसके बारे में भी उल्लेख नहीं करता, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी उल्लेख नहीं करता है। और फाइयान किसी भी राजनीतिक की स्थिति की जानकारी भी नहीं देता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और फाइयान जो है ये अस्पृश्यता, अछूत, इन सभी को वर्णन करता है। अनटचेबिलिटी से संबंधित अर्थात जो कि अपना अनुच्छेद 17 से संबंधित है। और ये फाइयान जो है रोजमर्रा दैनिक जीवन में विनिमय हेतु कौड़ियों का प्रयोग होता था, ऐसा इसने कहा है।
फाहियान जो चीनी से आया था लेखक, उसने कहा है कि दैनिक जीवन में जो वस्तु विनिमय की प्रणाली होती थी, पहले तो बार्टर सिस्टम था, तो उस समय खरीदने के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। और फाहियान का पुस्तक का नाम है फो क्यों की। क्या नाम है? फो क्यों की। फो ओकर फो, आधा को यो ओकर को दीर्घिकार की, फो क्यों की, ये फाहियान की पुस्तक का नाम है। और वहीं भारत को इसने टी एन चू कहता है। क्या कहा है भारत को? टी एन चू। किसने कहा भारत को टी एन चू? तो फाहियान ने कहा। और भारत में यह 14 वर्ष तक रहा था। भारतीयों की विद्वता नॉलेज का वर्णन भी करता है। कौन? तो फाहियान। तो ये फाहियान के बारे में देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पर है वेनसांग के बारे में जानकारी। फाहियान के बारे में पढ़ लिए, 14 वर्ष तक रहा था, और वेनसांग 6 वर्ष तक रहा था। देख लीजिए, भारत में 16 वर्ष रहा था, 16 वर्ष रहा था, जिसमें 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की थी। वो 14 वर्ष तक फाहियान रहा था और वहीं 16 वर्ष तक वेनसांग रहा था, जो कि 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने पढ़ाई की थी। और 10 साल फिर भारत में फिर रहा था। टोटल मिला के 16 वर्ष नहीं रहा, क्योंकि 6 वर्ष तो अपना नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में ही स्थित है, इंडिया में ही है, तो 6 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई किया और 16 वर्ष तक इंडिया में रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय की खूब प्रशंसा की है। और आप लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कल आप लोगों को कहानी भी बताई गई थी कि वहाँ पर धर्मगंज नाम से एक पुस्तकालय था, जो कि बख्तियार खिलजी जब जला दिया था तो वहाँ 3 महीने तक वो जलता ही रहा। इतना सारा वहाँ पर ज्ञान की पुस्तक भरी हुई थी। तो और वेनसांग ने क्या कहा? तो वेनसांग ने कहा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु द्वारपाल होते थे, जो प्रांगण में प्रवेश हेतु परीक्षा लेते थे। सोच लीजिए कितना उस समय का सुदृढ़ व्यवस्था होगा पढ़ाई का, कि द्वारपाल एग्जाम लेते थे प्रांगण में प्रवेश करने के लिए कि आप उस लायक हैं या नहीं। और आजकल की शिक्षा तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो द्वारपाल होते थे जो कि प्रांगण में प्रवेश हेतु परीक्षा लेते थे। वैसा ऐसा जानकारी किसने दिया? तो वेनसांग ने दिया है अपनी पुस्तक में, जिसे पढ़कर हमें जानकारी मिली है। वेनसांग, चीन में प्रतिबंध था, देश छोड़ना पड़ा था इसको। वेनसांग को चीन में प्रतिबंध लगा दिया गया था कि अब तुम नहीं आ सकता है, देश छोड़ना पड़ा इसको। और ये हर्षवर्धन के समय में आया था। वेनसांग देखिए वो संयुक्त है, वेनसांग ह से हर्षवर्धन, वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। ये ट्रिक हो गया आप लोगों का याद करने का। और वेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द लाइफ और सी यू की। और वहीं फोक क्यों की, फोक क्यों की फोक से संबंधित है, तो फोक फाहियान ने लिखा है। और वहीं सी यू की वेनसांग की रचना है। सी यू की किसकी रचना है? वेनसांग की रचना। और द लाइफ भी वेनसांग की ही रचना है। और वेनसांग जो है भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक दशा का वर्णन करता है, जबकि राजनीतिक दशा का वर्णन फाहियान नहीं करता था। और जो जिसके दरबार में आया था फाहियान, उसके बारे में भी जानकारी नहीं देता। भाई वेनसांग जो है भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा का भी वर्णन करता है। और इसने भारत को यिन तू कहता है। क्या कहा भारत को? यिन तू, यो हर्षिकर नो युन यिन तू कहता है। कौन? तो वेनसांग भारत को यिन तू कहता है। और फाहियान और वेनसांग बुद्धिस्ट बौद्ध थे, अर्थात दोनों बुद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन कौन? फाहियान और वेनसांग। वे दोनों भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आए थे। ये मुख्य रूप से भारत किस लिए आए थे? तो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए कि इतना ये प्रचलित क्यों हुआ, और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आए थे। वेनसांग का विवरण आप कुछ देख लेते हैं, देख लीजिए। वेनसांग का विवरण में उस समय बौद्ध धर्म में 12 संप्रदाय थे। इसका वर्णन में हमें मिलता है कि उस समय बौद्ध धर्म में 12 संप्रदाय थे। महायान संप्रदाय सबसे लोकप्रिय था उस समय का। और आप लोग को पता है कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान एवं महायान। तो उस समय जब वेनसांग आया था तो महायान संप्रदाय काफ़ी लोकप्रिय था। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक वृहद बौद्ध सभा का आयोजन किया था और वेनसांग स्वयं उसका अध्यक्ष था। ये भी आप लोग जानते ही होंगे कि हर्षवर्धन के समय जो बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था तो वेनसांग उसका अध्यक्ष था। और वेनसांग का विवरण में यह जानकारी मिलती है कि राजा की आय का एक हिस्सा धार्मिक कार्य के लिए खर्च होता था। राजा का जितना भी आय होता था उसका एक हिस्सा किस पे खर्च होता था? तो धार्मिक कार्य के लिए खर्च होता था। और वहीं अछूत, अस्पृश्यता, अंत्यज वर्ग का भी वर्णन मिलता है, अर्थात अनटचेबिलिटी का वर्णन इन्होंने भी किया है। किसने? तो वेनसांग ने भी वर्णन किया है, जो कि अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में वर्णित है। और अब आ जाते हैं इत्सिंग। ये इत्सिंग भी अपना चीनी यात्री ही है। और अस्पृश्यता का वर्णन फाहियान ने भी किया, वेनसांग ने किया। ये दोनों इनका सिमिलिटरी हो गया दोनों में। और इत्सिंग ये भी अपना चीनी यात्री ही हो गया। ये 7वीं सदी के अंत में आया था भारत। कब आया था? भारत 7वीं सदी के अंत में आया था। और नालंदा और विक्रमशिला विद्यालय में ये रहा था। कौन कौन? नालंदा विश्वविद्यालय में भी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी रहा था। इत्सिंग जो है ये बौद्ध संस्थाओं, भारतीयों की वेशभूषा और खान पान का भी वर्णन करता है। तो ऐसा भी आप लोगों से पूछ सकता है कि बौद्ध संस्थाओं, भारत की वेशभूषा और खान पान का वर्णन की कौन करता है? कौन से चीनी यात्री? तो इत्सिंग करता है। इत्सिंग से हमें इतनी जानकारी मिलती है कि ये बौद्ध संस्था भारतीयों की वेशभूषा और खान पान का वर्णन करता है। 7वीं सदी के अंत में आया था भारत और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था ये। और भी जानकारी इत्सिंग के बारे में, जैसे कि उसने
उसके अनुसार उस समय ईख गन्ना की खेती होती थी कि ईख देखिए इत्सिंग है, हर सही से लिखा हुआ है तो इससे हो जाएगा दीर्घई से ईख। ईख गन्ना की खेती होती थी, ऐसा किसने कहा? इत्सिंग के अनुसार उस समय भारत में ईख की अर्थात गन्ने की खेती होती थी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब कल फिर आप लोगों को और भी जानकारी दी जाएगी, और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी आप लोगों को बताया जाता है तो आप लोग वो उससे नोट कर लिया करिए। और आप लोग अगर साथ में नोट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों के लिए सही रहेगा, या फिर आप लोग बाद में भी पीडीएफ के थ्रू नोट बना सकते हैं। सारा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को 9 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग नोट बनाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप चलिए कुछ बैक का रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि बाणभट्ट के लेखक कौन है? तो हर्षचरित हैं। जैसे कि हेमचंद्र ने किसकी रचना की थी? तो कुमारपाल चरित की रचना की थी। और पृथ्वीराज विजय की किसकी रचना है? तो जानक की रचना है। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है। मालविकाग्निमित्र कालिदास की है। पतंजलि महाभाष्य की रचना है। और फिर इसी तरह कुछ और पूछ लिया जाए। चलिए डायमेकस जो आज पढ़ाया गया उससे कुछ पूछ लिया जाए। डायमेकस कहाँ के थे? तो डायमेकस आप लोग जानते ही हैं कि वो सीरिया से आया था। और वहीं डायनोसियस आप लोगों को ट्रिक भी बताया था। नीसियस है नॉर्सिका तो मिस्र से आया था। नो को मूव कर सकते हैं तो मिस्र से आया था। टॉलमी फिलाडेल्फस का ये राजदूत था। टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय का राजदूत था। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के SRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।